मैं डॉक्टर सीमांत प्रियदर्शी आज हिंदी दिवस के सुअवसर पर हिंदी की विशेषताओं, उसके इतिहास और राजभाषा बनने से लेकर के उसके पूर्व के इतिहास और आज जो स्थिति है विश्व मंच पर हिंदी की, उस पे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। मैं समझता हूँ कि समाज के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर एक प्राणी की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से वह अपने को अभिव्यक्त करता है। मानव की विकास यात्रा तो पूर्णतः भाषा की ही देन है। मानवीय समाज की महत्ता का आधार भाषा ही है। हिंदी भाषा के विकास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो पाते हैं कि पहले दिल्ली और आगरा में अफ़गान या मुग़ल अरबी फ़ारसी शब्दों के साथ भारतीय भाषा को मिश्रित कर उसे बोलते थे। इसी तरह लश्करी भाषा से खड़ी बोली अस्तित्व में आई और अरबी लिपि में लिखी जाने वाली उर्दू से देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी का आविर्भाव हुआ। 11वीं सदी के लगभग लिखित हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप उभर कर सामने आता है। सल्तनत काल में विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत से लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत पहुँचे। अकबर के काल में तो बरार, खानदेश और गुजरात को मिलाकर एक नवीन प्रदेश दक्खनी प्रदेश अस्तित्व में आया। उसके काल में बड़ी संख्या में राजघराने के लोग व सामान्य जनता खड़ी बोली का प्रयोग करने लगी। खड़ी बोली पर विशेषकर मेवात, शेखावत, ब्रज तथा हरियाणा से जुड़ी बोलियों का प्रभाव था, लेकिन दक्षिण में प्रवेश करते ही हिंदी का नया कलेवर दक्खनी हिंदी के रूप में सामने आया। शेरशाह सूरी के काल में तो नागरी और फारसी दोनों लिपियां सिक्कों पर प्रयुक्त होती थीं। मुग़ल काल में राजकाज की भाषा फारसी थी, लेकिन तमाम प्रदेशों में बोलचाल के रूप में हिंदी का प्रयोग हो चुका था। 17वीं एवं 18वीं सदी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण रही है। 17वीं शताब्दी में मराठा शासकों द्वारा हिंदी का प्रयोग बढ़ चढ़कर किया गया। विभिन्न राजकीय कार्यों, पत्र व्यवहारों में हिंदी लगभग अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होने लगी। भारत में समय समय पर आने वाली यूरोपीय कंपनियों ने अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए यहाँ विचार विमर्श हेतु हिंदी का प्रयोग शुरू किया। अगर वर्तमान शैक्षिक भाषा के रूप में हिंदी के बनने संवरने की एक लंबी कहानी को मैं एक देख रहा हूँ, जिसे विस्तार से समझने की ज़रूरत है कि आधुनिक ढंग की जो भारतीय शिक्षा के मसले पर ब्रिटिश हुक्मरानों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सक्रिय हस्तक्षेप किया। हालांकि इसके पहले पढ़ाने के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार ने 1813 में एक चार्टर जारी किया था। इस चार्टर को स्थायी पहचान 1854 के वुड्स डिस्पैच से मिली। यहाँ यह याद कर लेना ज़रूरी होगा कि वुड्स डिस्पैच के पहले ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के प्रसार के लिए सरल हिंदी को अपना माध्यम बना लिया था और इन्हीं के द्वारा 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी और इस प्रकार की अन्य संस्थाएं, आगरा बुक सोसाइटी, नॉर्दर्न टेक्स्ट बुक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद सभी प्रांतों में अलग से शिक्षा विभाग बने। अगर शुरू का इतिहास देखा जाए तो हिंदी के पाठ्य पुस्तकों के निर्माणकर्ता प्रायः शिक्षा विभाग के कर्मचारी ही रहे। सुप्रसिद्ध हिंदी सेवी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसी विभाग में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। 19वीं सदी के अंतिम वर्ष में देवनागरी को पश्चिमोत्तर प्रांत की कचहरी भाषा बनने का अवसर मिला। 1900 ईस्वी में सरस्वती के प्रकाशन से हिंदी भाषा और साहित्य को एक नई दिशा मिली। आर्य समाज ने हिंदी के लिए आर्य भाषा पदबंध का प्रयोग किया। हिंदी का संस्कृतनिष्ठ रूप आर्य समाज की सांस्कृतिक अस्मिता का अनिवार्य रूप था। इस बीच 1905 के बंग भंग विभाजन के विरोध में उठे स्वदेशी की भावना ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत को बहुत ही शिद्दत से महसूस किया और इसी कालखंड में मौजूदा हिंदी सर्वाधिक विश्वसनीय रूप से उभरी। इन परिस्थितियों में शिक्षाई हिंदी का जो रूप उभरा उसे ही शिक्षाई हिंदी का पहला व्यवस्थित रूप माना जा सकता है। उभरते हुए राष्ट्र की भाषा के रूप में हिंदी की पहचान तो कर ली गई, लेकिन शिक्षाई हिंदी के विकास पर अंग्रेजी का प्रभाव बना रहा और 1920 के बाद का जो समय है शिक्षाई हिंदी के लिए इस अर्थ में महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली और 1921 में जब ब्रिटानी
हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में 11 मुख्य भाषाएं थीं और प्रत्येक भाषा 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती थी। औपनिवेशिक भारत में राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज़ादी के साथ ही यह प्रश्न खड़ा हुआ कि अंग्रेजी के स्थान पर एक राष्ट्रीय या राजकीय भाषा को स्वीकृति दी जाए। राष्ट्रीय एकीकरण को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में वकालत की। उनके इस प्रस्ताव को नेहरू जी ने भी स्वीकार किया और कहा कि हिंदुस्तानी में भाषा बनने की क्षमता है। लेकिन तभी इस मुद्दे पर एक बड़ा विद्रोह हो गया, जिसके कारण संविधान सभा की जो भाषा समिति ने एक समझौता सूत्र पेश किया। समिति ने निर्णय लिया कि देवनागरी लिपि में हिंदी राजकीय भाषा होगी, लेकिन हिंदी भाषा की ओर संक्रमण क्रमिक होगा। प्रथम 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग सभी राजकीय कार्यों के लिए होगा और प्रत्येक प्रांत के अंदर राजकीय कार्य हेतु संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध क्षेत्रीय भाषाओं में से एक भाषा का चयन करेगा। इस तरह से भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रीय की अपेक्षा राजकीय भाषा के तौर पर सामने रखा। संसद द्वारा 1963 में राजभाषा अधिनियम के तहत भाषागत मामले को स्पष्ट किया गया और यह कहा गया कि हिंदी 1965 से राजभाषा बनेगी, लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों को राहत देते हुए अंग्रेजी को सह अतिरिक्त राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। गैर हिंदी भाषी लोगों के बीच विशेष रूप से दक्षिण भारत में हिंदी के विरुद्ध प्रदर्शन एवं रोष जारी रहा और 1964-65 में भाषा को लेकर दंगे शुरू हो गए। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 ने केंद्र एवं राज्य के मध्य किसी भी राजकीय संचार के लिए द्विभाषी यानी अंग्रेजी हिंदी समाधान सामने रखा और प्रांतीय प्रशासन और लोक सेवा परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देकर बहुभाषीय रियायत प्रदान की। अब जो अभी का जो रूप है कि हमारे लिए यह सुखद है कि वर्तमान समय को अगर हम देखें तो इस समय हिंदी बड़ी तीव्र गति से पांव पसार रही है। आज हिंदी को बोलने, समझने और पढ़ने वाले लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 1997 में जहां 800 मिलियन लोग हिंदी जानते थे, वहीं 2015 तक इनकी संख्या बढ़कर 1350 मिलियन हो गई। चीन, जापान, अमेरिका और रूस जैसे देशों में हिंदी की मांग बढ़ रही है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ रहा है उसका असर हिंदी की प्रगति पर भी पड़ रहा है। यह ठीक है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी की स्थिति सुदृढ़ है, फिर भी इसके प्रचार प्रसार को और धार देने की आवश्यकता मुझे लगता है कि है अभी। और आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो हिंदी के बगैर पूर्ण हो जाए। विज्ञान और चिकित्सा का क्षेत्र ले लिया जाए जो इसे अछूता नहीं है। इंटरनेट पर आज हिंदी में व्यापक रूप से पूरे विश्व की जानकारी उपलब्ध है। स्मार्टफोन पर हिंदी बहुत सरल ढंग से लिखी और समझी जा रही है। ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के कार्य में हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एटीएम मशीन, पासबुक, प्रिंटर जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं हिंदी में लोगों को उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग हिंदी वर्जन का प्रयोग इसके लिए करते हैं। यही कारण है कि हिंदी वैश्विक स्तर पर अपना आकर्षण बनाए हुए है एवं विश्व में अपनी महत्ता सिद्ध कर रही है। यह जानकर हमें खुशी होनी चाहिए कि आज विश्व में हर 6वां आदमी हिंदी की परख रखता है। विश्व में सबसे अधिक लोग हिंदी जानने वाले ही हैं। यहाँ कहना आवश्यक है कि देश के कुछ तमाम राजनीतिक प्रयास भी हुए हैं इनको बढ़ाने के लिए, और आज भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में जब उभर रहा है तो अतः ये इस रूप में निश्चित हो जाता है कि भारत से अगर व्यापार बढ़ाने का कोई रास्ता है तो वो हिंदी से होकर ही गुजरता है। यही कारण है कि हिंदी विश्व में बड़ी तेज़ी से फैल रही है। भारत सरकार द्वारा भी हिंदी के प्रचार के लिए प्रयास निरंतर जारी हैं और अनेक गैर सरकारी हिंदी सेवी संगठन भी हिंदी के विकास में योगदान दे रहे हैं। दक्षिण भारत में भी हिंदी के प्रति लोगों का झुकाव देखने को मिल रहा है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपने अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
भाषा विज्ञान की मदद से स्पष्ट भी हो चुका है कि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। इसके व्याकरण में बहुत सी समानताएं हैं और इस अवधारणा के पश्चात सरकारी कार्यालयों में जो आपसी विवाद में हिंदी की स्थिति में बदलाव भी आया। भारत की सामान्य बोलचाल की भाषा हिंदी है और केवल लिपि में परिवर्तन परिलक्षित होता है, लेकिन इससे भाषा के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह स्थायी रहती है। देवनागरी लिपि में 8 से ज़्यादा भाषाएं लिखी जाती हैं और यहाँ तक कि उत्तर भारत में कहीं कहीं उर्दू भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इन विकसित विचारों का परिणाम है कि हिंदी अपनी साख बनाए हुए है। इस संदर्भ में गांधी जी का कहना था हिंदी के बारे में कि वो ये मानते थे कि भाषा को लेकर के कि जिस राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है वह गूंगा है। और आज हमें इस बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि क्या अंग्रेजी भारतीयता के बोध को ख़त्म करती जा रही है। आत्मिक बोध अंग्रेजी के कारण खत्म हो रहा है। वह भाषा ही है जो संस्कृति के माध्यम से जीवन मूल्यों का निर्माण करती है, सांस्कृतिक चेतना को विस्तार देती है। भाषा हमको संस्कार देती है, आदमी होने की तमीज़ देती है। भाषा का संबंध सामान्य व्यक्ति से भी है, हम भारत के लोगों से है। अक्सर लोग युवा पीढ़ी को कहते हैं कि हिंदी में कठिन शब्द है, जबकि अंग्रेजी के कठिन शब्दों पर वाहवाही मिलती है। यह अंग्रेजी के मुकाबले उसे मैं समझता हूँ निष्प्राण करना है। हमें देखना होगा कि एक सामान्य आदमी इस विषय में क्या सोचता है। भाषा तो संप्रेषण का आधार है, यही तो भाषा की सबसे बड़ी शक्ति है। उन देशों में मैं देखिए कि कोई समस्या नहीं है जहाँ एक भाषा है। अमेरिका, इंग्लैंड में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ कई भाषाएं हों वहाँ है। हमारा देश प्रारंभ से ही बहुभाषी रहा, बहुसंस्कृति, बहुधर्मी है और ऐसे देश का कैरेक्टर थोड़ा बदला होता है। भाषा को लेकर प्रांतों में भी जो आंदोलन हुए, राज्यों के पुनर्गठन में भी भाषा जो बड़ा कारक बनी, तो बहुभाषी होना मैं समझता हूँ कि ज्ञान के नए जो क्षितिज हैं वो पैदा करता है, हमारे ज्ञान को व्यापक बनाता है, हमारे सोचने की दिशा को भी निर्मित करता है। लेकिन आज भाषा नौकरी और व्यापार के साथ जुड़ी हुई है। भाषा साहित्य से भी जुड़ी होती है, लेकिन जब वह नौकरी और व्यापार से नहीं जुड़ती है तो वो सिमटती जाती है, लोग भूलने लगते हैं। और भारत की कई भाषाएं सिमट रही हैं क्योंकि उनकी उपयोगिता नहीं है। इस बात को हमें गंभीरता से तलाशना होगा कि क्या आने वाले समय में अंग्रेजी के कारण हिंदी भाषा भी भारत में दब जाएगी। अन्य भाषाओं की तो कोई बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय मूल्यों के लिए हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना आवश्यक है। भारत के विकास का विकल्प हिंदी भाषा में ही है और जब सारे विकसित देशों की अभिव्यक्ति उनके भाषा में ही है तो फिर ऐसे में हम कहाँ हैं। और मैं समझता हूँ कि भाषा ही पूरी चेतना के निर्माण में, समझ को बनाने में मदद करती है। और इस संदर्भ में आप देखिए कि हमें ये ध्यान देना होगा कि जब भारत एक बहुभाषी देश है और यहाँ हिंदी जैसी तमाम प्रांतीय भाषाएं भी हैं और उनका आपस में तालमेल भी ज़रूरी है। और इस बात से हमें इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदी के प्रति लोगों में भाषिक लगाव एवं चेतना का विस्तार हुआ है। और सोशल मीडिया या वेब मीडिया, जिसे हम न्यू मीडिया की संज्ञा देते हैं, के माध्यम से भी वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी की मौजूदा जो स्थिति को समझने में महती आवश्यकता है। और भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम होती ही है और मीडिया भाषा के व्यवहार का प्रमुख माध्यम है। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि हजारों वर्ष पहले जहां भाषा को व्यवहार में लाने का माध्यम केवल वाचिक परंपरा थी, लेकिन तमाम उसमें जो बदलाव आते गए कि ताम्रपत्रों और शिलाओं और पत्तों पर भाषा का लिखित रूप सामने आया और उसके बाद से लेकर आज हम देख व महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार भाषा को अभिव्यक्ति देने के अनगिनत माध्यम हमारे सामने हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में तो मुद्रण सुविधा अस्तित्व में आ चुकी थी और इसके बाद देखिए रेडियो, फिर टीवी ने हिंदी भाषा को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका अदा की है। और 20वीं सदी के अंतिम दशक और 21वीं सदी में इंटरनेट के माध्यम से जो हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब फैलाव देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि शीघ्र ही गूगल भी ईमेल जैसी अपनी जो भरोसेमंद और महत्वपूर्ण सेवा है, ये सुनने में आ रहा है कि उसको पूरी तरह से हिंदी में उपलब्ध कराने जा रहा है। तो कहने का आशय है कि अब हिंदी में भी वो सारी चीज़ें बनेंगी और आज हिंदी के
जो तमाम सर्च इंजन हैं, जो पलक झपकते हिंदी में अनुवाद करने में सक्षम हैं, और फेसबुक जैसी साइट भी हिंदी में कार्य कर रही है। आज हिंदी कंप्यूटर से बाहर आकर मोबाइल में प्रवेश कर चुकी है। स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में लोग इस भाषा का प्रयोग अपने भावों को अभिव्यक्ति देने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम एक कर रहे हैं बात हिंदी की, तो हमें एक बार फिर से इस राजभाषा के उस रोमांचक सफ़र के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से यहाँ पे मैं समझता हूँ कि विस्तार से समझने की ज़रूरत है। और इस संदर्भ में मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय के द्वारा एक उनका लेख है कि हिंदी एक जीवंत भाषा का रोमांचक सफ़र, तो कुछ बातें मैं वहाँ से ले रहा हूँ। और वे लिखते हैं कि हिंदी के मौजूदा स्वरूप के पीछे उसके बनने संवरने की सदियों पुरानी कथा है। और वे लिखते हैं कि भारत के अलावा फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम जैसे देशों में रहने वाले तकरीबन 60 करोड़ लोगों की भाषा हिंदी है। और हिंदी की वह विकास गाथा जो साम्राज्यवादी मंसूबों से संघर्ष की अभिव्यक्ति भाषा के रूप में परवान चढ़ी, वह आज विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। और इस यशस्वी यात्रा के साथ ही उन चुनौतियों को भी हम नहीं भूल सकते जो हिंदी के सामने विभिन्न रूपों में मौजूद है। तो हिंदी भाषा के विभिन्न संदर्भों के बारे में जब हम विचार करते हैं तो कई सवाल सहसा हमारी आंखों के सामने उभरने लगते हैं कि जैसे कि कैसे स्वाधीनता की लड़ाई के आरंभिक दौर में ही भारत के राष्ट्रवादी नेताओं और विचारकों के मन में यह बात आई कि हम अपने अंतः प्रांतीय संपर्क के लिए हिंदी को चुनें। स्वाधीनता के बाद कैसे राष्ट्रभाषा हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई और फिर विभिन्न चुनौतियों से भी घिरी कि कैसे समय की ज़रूरतों और नए तरह के अस्मिता बोध के आलोक में हिंदी के विविध रूप हमारे सामने आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का कैसा फलक बना, ज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी की स्वीकार्यता की क्या स्थिति बनी, हिंदी पढ़ने पढ़ाने की कौन सी चुनौतियाँ उभरी और उनका निदान क्या है। तो प्रोफेसर निरंजन सहाय अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान के लिए जब एक भारतीय भाषा को प्रतीक के रूप में स्वीकारने और पहचानने का जब गंभीर मसला सामने आया, तब अहिंदी भाषी क्षेत्रों से हिंदी के पक्ष में आवाज़ें मुखर हुईं और स्वाधीनता संघर्ष के दौरान हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता की भाषा के रूप में उभरी। स्वाधीनता संग्राम की भाषा के रूप में हिंदी की सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रीय अस्मिता ने ब्रिटानी शासन के खिलाफ उसे राष्ट्र निर्माण की आकांक्षा से जोड़ा। स्वाधीनता के बाद हिंदी की विकास यात्रा अतीत की गौरवशाली उपलब्धियों, नए राष्ट्र की शासकीय भाषा, अन्य भारतीय भाषाओं के बीच उसकी उपस्थिति, अंग्रेजी के यथार्थ, ज्ञानार्जन की भाषा, भूमंडलीकृत बाजार व्यवस्था के अनुरूप भाषा और जन आंदोलनों की भाषा के साथ हिंदी अध्ययन अध्यापन से जुड़े सरोकारों के साथ आगे बढ़ी। और इन सब के बीच हिंदी के अनेक रूपों की मुखर उपलब्धियां हमारे सामने आईं। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जितनी भी भाषाएं हैं उनके बीच में हिंदी केंद्रीय महत्व की भाषा है। और वह विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो देश के सबसे बड़े भूभाग की भाषा है। भारत के 11 प्रदेशों में हिंदी बोली जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज आबादी का लगभग 42% हिस्सा हिंदी जनसंख्या है। हिंदी को राष्ट्रव्यापी भाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा बनने का गौरव मिला। व्यापार, जनसंचार एवं राजनीति की दृष्टि से वह देश की संपर्क भाषा है। और देखिए कि स्वतंत्रता के पहले जो हिंदी थी कि यह एक बड़ी दिलचस्प और उल्लेखनीय सच्चाई है कि हिंदी के विकास में केंद्रीय भूमिका हिंदीतर क्षेत्रों ने निभाई। मध्यकाल में यह केंद्र हैदराबाद था तो औपनिवेशिक काल में यह केंद्र कोलकाता बन गया। वहीं आज़ादी के बाद यह केंद्र बनने का अवसर मुंबई को मिला। और मुग़ल शासन के उत्तरार्ध में शासन के प्रभाव में खड़ी बोली गद्य को फ़ारसी रंग में ढालने के बहुत से प्रयास किए गए। खड़ी बोली की उर्दू शैली के विकास के पीछे ऐसी ही परिस्थितियां मौजूद थीं। और कहना न होगा कि उर्दू के पीछे कोई धार्मिक कारक मौजूद नहीं थे, बल्कि इसके पीछे सांस्कृतिक और प्रशासनिक कारक थे। ब्रिटानी हुकूमत के दौरान शासन के राजकाज की भाषा अंग्रेजी हो गई।
फारसी और अंग्रेजी दोनों से भारत की बहुसंख्यक जनता को अपनापन महसूस नहीं होता था, और साथ ही संस्कृत भी अपने अभिजात्यवादी रूप के कारण जनता की जो दुख दर्द थे, आकांक्षाएं थीं और जो प्रतिरोध की भाषा वह नहीं बन पा रही थी। और इन सब के बीच ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ भारतीयों में स्वाधीनता की चेतना उभरनी शुरू हुई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के मनीषियों में जब नवजागरण की चेतना प्रतिरोध की संस्कृति में रूपांतरित होने लगी, तब ऐसी संपर्क भाषा की ज़रूरत महसूस हुई जो न केवल पूरे भारत की संवाद भाषा की सामर्थ्य रखती हो, बल्कि जो विदेशी भाषा के समानांतर देशज भाषा की अस्मिता से भी संपन्न हो। और यह सुखद संयोग था कि हिंदी के इस रूप को सबसे पहले जिन मनीषियों ने पहचाना वे हिंदीतर क्षेत्र के थे। प्रोफेसर निरंजन सहाय लिखते हैं कि यह एक तथ्यात्मक सच्चाई है कि हिंदी के विकास में राज्याश्रय का कोई योगदान नहीं रहा है। इसके विपरीत हिंदी सर्वाधिक मुखर रूप में उस समय बलशाली होकर प्रकट हुई जब वह साम्राज्यवादी मंसूबों के खिलाफ उठी। राजनीतिक रूप से राष्ट्रीयता की अवधारणा के साथ ही हिंदी का राष्ट्रभाषा रूप सामने आया। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के बाद यह धारणा और बलवती हुई कि राष्ट्रीय सम्मान और राजनीतिक अभियान की दृष्टि से राष्ट्रभाषा के रूप में किसी एक भाषा को आपसी संवाद की भाषा का दर्जा दिया जाए। भावनात्मक एकता के लिए राजाश्रय की अंग्रेजी के समानांतर अपनी सार्वभौमिकता, व्यापकता, सरलता और सर्वप्रियता के कारण हिंदी ने अखिल भारतीय संपर्क भाषा की ऐतिहासिक ज़रूरत को पूरा किया। राष्ट्रीय चेतना का जैसे सबसे पहले विकास बंगाल में हुआ, वैसे ही हिंदी के अखिल भारतीय संपर्क रूप की भी सबसे पहले पहचान बंगाल में ही हुई। हिंदी के सबसे पहले पत्र की शुरुआत भी कोलकाता में हुई और कानपुर के पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 में कोलकाता से उदंड मार्तंड नामक पत्र निकाला और प्रसंगवश हिंदी के सबसे पहले छापे खाने की शुरुआत कलकत्ता में हुई और सबसे पहले हिंदी को एमए के लिए एक स्वतंत्र विषय का दर्जा भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही मिला। और ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन से लेकर के तमाम मनीषियों की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, जैसे कि श्री अरविंद, आचार्य क्षिति मोहन सेन, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, शिक्षाविद टी विजय राघवाचार्य, डॉक्टर भंडारकर, कन्हैयालाल मुंशी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि तमाम लोग थे। दिनकर ने तो भी, और ये सारे लोग यह समझ, उनका ये रुचि थी, इस तरफ झुकाव था कि भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। वास्तविकता यह है कि हिंदी बहुरूपी है। यह संपर्क भाषा है, राजभाषा है, प्रयोजनमूलक भाषा है, शिक्षाई हिंदी है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ज्ञान की भाषा है, व्यापार वाणिज्य व्यवसाय की भाषा के रूप में हम हिंदी को पहचान करके बखूबी उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के संपर्क में विभिन्न रूपों में विकसित हुई, जो एक अर्थ में जनतांत्रिक विकास की विशिष्ट कसौटी कही जा सकती है। जैसे कि बांग्ला, असमिया, उड़िया के संपर्क में विकसित होने वाली हिंदी का स्वरूप अलग है, तो पंजाबी, डोगरी जैसे पश्चिमोत्तर भाषाओं के संपर्क की हिंदी का रूप अन्य ढंग से विशिष्ट है। उसी तरह द्रविड़ भाषाओं जैसे तेलुगु के संपर्क की हिंदी और सुदूर पश्चिम की मराठी, कोंकणी के संपर्क की हिंदी का रूप अलग अलग तरह की सुंदरता को धारण किए हुए है। तो कुल मिलाकर हिंदी के मोटे तौर पर 4 या 5 रूप ऐसे हैं जो अन्य भारतीय भाषाओं के संपर्क में बने संवरे। अब जहाँ तक संपर्क भाषा की बात है, तो वह भाषा होती है जो समाज के विभिन्न तबकों के बीच संपर्क के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हिंदी इस लिहाज से हिंदी प्रदेशों के अतिरिक्त भारत के अन्य प्रदेशों में बतौर संपर्क भाषा व्यवहार में लाई जाती है। संपर्क भाषा का एक अन्य अर्थ में भी प्रयोग होता है कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच आपसी संवाद के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह भी
संपर्क भाषा ही है। जहाँ तक राजभाषा की बात है तो इस संबंध में अनेक राय प्रकट किए गए। फिर भी संविधान के अनुसार हिंदी भारतीय गणराज्य की राजभाषा है और इस भूमिका में वह केंद्र सरकार के कार्यालयों की भाषा है, देश के कानून की भाषा है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों को अभिलेखों के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है। यही कारण है कि संघ शासन के इन तीनों अंगों से जुड़े हुए व्यक्तियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे इस भाषाई रूप से परिचित हों और उसके माध्यम से यथासंभव काम करें। प्रयोजनमूलक भाषा का जहाँ तक संबंध है तो हिंदी का वह रूप जिनसे विशेष प्रयोजन हल होते हैं और इसके लिए कई बार कामकाजी हिंदी या व्यवहारिक हिंदी जैसे पदों का भी प्रयोग किया जाता है। अब हिंदी केवल साहित्यिक भाषा नहीं रह गई है, वह रोजगार के अनेक अवसरों के लिए दक्ष बनाने वाली भाषा भी है। इस उद्देश्य को साधने के लिए हिंदी का प्रयोजनमूलक रूप उभरा और प्रयोजनमूलक हिंदी के अनेक क्षेत्र हैं, जैसे कि प्रशासनिक हिंदी है, कार्यालयीय हिंदी है, जनसंचार माध्यमों की हिंदी है, विज्ञापनी हिंदी है, तकनीकी हिंदी है, वैज्ञानिक हिंदी है, वाणिज्यिक हिंदी है, विधिक हिंदी है इत्यादि। विभिन्न शिक्षा संस्थानों में प्रयोजनमूलक हिंदी के लोकप्रिय पाठ्यक्रम इस बात के गवाह हैं कि पिछले कुछ दशकों में हिंदी में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विश्व भाषा के रूप में भी अगर हम देखें तो इसका कोई मान्य आधार नहीं होता है हालांकि, लेकिन एक विचार यह है कि जो भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्य हो उसे विश्व भाषा कहें। लेकिन यदि इतिहास की तरफ हम अगर गौर से देखें तो अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत बाद में मान्यता दी और उन्हें आरंभिक दौर में केवल इसलिए विश्व भाषा का दर्जा नहीं दिया क्योंकि वे पराजित राष्ट्रों की भाषाएं थीं। तो आज लेकिन फिर भी जो हिंदी का जो सच है तो सच तो यह है कि आज हिंदी की जो पहुंच है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यह हिंदी के उत्सव का समय है। बाज़ार ने हिंदी की व्याप्ति बढ़ाई है, इसकी उपलब्धियां हैं, समस्याएं भी हैं। हिंदी प्रिंट मीडिया में विस्फोट है। नई पीढ़ी हिंदी मीडिया में अपना प्रतिबिंब देखना चाहती है। हिंदी एक उत्सव का नाम है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसी के साथ मैं अपने विचार यहीं पर रोकता हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।